हे गाइस, स्टारो गॉड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे बैम और डैंग डैंग जेल से भाग पाते हैं। इसी के साथ बैम खून से मिलता है और उसे बताता है कि वो डैंग डैंग को आज़ाद करने के लिए यामा से लड़ने के लिए भी तैयार है। वहीं दूसरी तरफ यामा तक भी न्यूज़ पहुंच जाती है और वो डैंग डैंग को अपने पास देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और इसी के साथ कैनियन टूथ फेस्टिवल की भी स्टार्ट होने के लिए आखिरी प्लेयर भी मिल चुका है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले के फ्लैशबैक से, जहाँ पे बैम मैड्रॉक के कासल पे वापस आया है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल है और वो आगे पहुँचने से पहले ही वहीं गिर जाता है, जिसे दूर खड़ा हानसंग नोटिस कर लेता है। और उसके बाद बैम की आगे सीधे बेड के ऊपर खुलती है और वो हानसंग को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि हानसंग ही उसका इलाज कर रहा होता है। लेकिन हानसंग कहता है कि मैं ही था जो तुम्हें इस दलदल में लेके आया, इसलिए मेंशन मत करो, मेरी ही गलती है तुम इन सब चीज़ों के बीच में फंसे पड़े हो। और यहाँ बैम हानसंग से पूछता है कि मास्टर इवांग हॉल कहाँ है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कल के लिए कहीं गया हुआ है और परसों ही आ पाएगा। और उसके आने के बाद ही बैम की अगली ट्रेनिंग शुरू हो पाएगी, जहाँ पे वो ऑर्ब की गोली को बनाना सीखेगा। हानसंग बैम को कॉफ़ी पीने देता है, ये कहते हुए कि मेडिसिन नहीं है। इसके बाद बैम अपने शिंशु कंट्रोल पर ध्यान लगाने लगता है, जिसे देखकर हानसंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है वो कैनियन पर्सन डैंग डैंग जिसके बारे में मैड्रॉक ने तुम्हें बताया था? उसकी लोकेशन का पता मैड्रॉक को पता लग गया। ये सुनकर बैम पूछ लेता है, क्या सच में? ये देखकर हानसंग उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें अपनी मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा फोकस अभी स्ट्रांग नहीं है। और हानसंग आगे बताता है कि ये कांजन के पास मिला है, जो कि यामा के इलाके का एक आदमी है, और डैंग डैंग यामा के राइट हैंड गार्डो का बेटा है। तो ये देखने में काफ़ी अजीब लगता है, जिसे सुनकर बैम हानसंग से पूछता है तो कि यामा के इलाके के अंदर कोई साजिश चल रही है। लेकिन हानसंग सिर्फ इतना ही कहता है कि चाहे जो भी हो, यही सबसे अच्छा समय डैंग डैंग को वापस ले जाके यामा की हेल्प लेना, ताकि हम कालवान के फोर्सेस को हरा पाएं। जिसे सुनकर बैम भी खुश हो जाता है। लेकिन हानसंग की आंखों से हम भी समझ पाते हैं कि कालावान भी उनके लिए रेडी हो चुका होगा। और हानसंग यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि बैम अपने इमोशन पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर पा रहा है। और इसी साथ वो ये भी सोचता है कि अगर एक बार बैम ने इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर लिया तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा, इसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। इसके साथ ही हानसंग बैम को ये भी समझाता है कि फक का तुम्हारा साथी होने के नाते मैं तुम्हें ये भी बार बताना चाहता हूँ कि हम यामा के साथ डील तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डैंग डैंग को वापस करने के बाद भी वो तुम्हें मारने की कोशिश करे, क्योंकि पहले भी उसने ऐसा किया था ताकि वो थ्रोन तुमसे चुरा सके। और इसीलिए डैंग डैंग को तुम्हें उसे देते वक्त इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा कि तुम भी देख पाओ, उसे परख पाओ कि उतना यूज़फुल है भी कि नहीं कि युद्ध के मैदान में हमारी मदद कर सके। और अगर वो हमारे ट्रस्ट के लायक नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। लेकिन बैम इन सब बातों को सही से समझ नहीं पाता। हानसंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बैम को ये भी कहता है कि तुम्हारे मास्टर जिनसुंग ये चाहते थे कि तुम एक स्लेयर से ज़्यादा बढ़कर कुछ बन सको। वो चाहता था कि तुम कभी भी अपनी पहचान ना भूलो, चाहे तुम्हारे एनिमी कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो तुम। और यही एकमात्र रास्ता है फक की अंधेरी गलियों में एक उजाला बनने का। बैम को यहाँ और एक मजीनों की बात भी आ जाती है, जिसने उससे कहा था कि तुम हो और अपनी पहचान को ही मत खोना। और इसी के साथ डैंग डैंग आर्क यहीं पे ख़त्म होता है और नया आर्क चालू होता है, जिसका नाम है बेलोड यामा। वहीं प्रेजेंट में यामा के शिप केज के अंदर हम हाई रैंकर केंजोन के रूम को देख पाते हैं, जहाँ वो वर्कआउट कर रहा होता है। उसका एक खबरियों से आके ये न्यूज़ देता है कि स्लेयर कराका और उसके साथियों ने डैंग डैंग को ढूंढ लिया है और उसे यामा के सामने लेके आने वाले हैं। जिसे सुनकर केंजोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में अपने खबरी से पूछता है कि डैंग डैंग वहाँ से बच के कैसे निकला, मैड-डॉग क्या कर रहा था? जिस पर उसका खबरी से बताता है कि जीव्यूल ग्रेस, जो कि स्लेयर कैंडिडेट है, उसने मैड-डॉग को हरा दिया। बैम के नाम को सुनकर केंजोन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो अपने साथी को कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें डैंग डैंग को रास्ते से हटाना ही होगा। कैनियन टूथ फेस्टिवल आने ही वाला है, फिर चाहे कुछ भी हो। हम उसके आगे में काफ़ी कोल्ड लुक देख पाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके। वहीं कून बैम को अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि ये यामा का इलाका है और यहाँ पे वो कुछ भी करके यामा से नहीं जी सकते। लेकिन बैम कून को ये समझाता है कि मैंने डैंग डैंग से प्रॉमिस किया कि मैं उसे आज़ाद करूँगा, और इसके लिए अगर मुझे यामा से लड़ना ही पड़े तो मैं उससे ज़रूर लड़ूंगा, और अब तुम्हें से मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। और बैम ये भी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि डैंग डैंग को एक फाइटिंग डॉग की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी यामा के ऑर्डर को मानते हुए निकालनी पड़ेगी, तो मुझे अपनी याद आती है जब मैंने फक को ज्वाइन किया था। मैं भी अपनी कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में खुद से नहीं ले सकता था, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड कर देती है। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा ठक से खुलता है और वहाँ से हात्सो और शिविशो आते हैं, जो उससे कहते हैं कि यार तुम मेरे बिना ही मजे कर रहे थे। कौन शिविशो को देख के पूछता है, तो क्या तुम्हारी बातें चोरी छुपे सुन रहे थे? जिस सुनकर शिविशो कहता है, मेरा काम ही यही है, क्योंकि मैं एक स्काउट हूँ। और वो बहन से पूछता है, तो तुम यामा से लड़ना चाहते? लेकिन कौन इस बात से पूरी तरह इनकार कर देता है और कहता नहीं, हम सिर्फ बेरोड यामा की हेल्प चाहते हैं। लेकिन बैम कून की बात को बीच में ही काटते कहता है, नहीं, हम डैंग डैंग को फ्री करना चाहते हैं।
लेकिन कौन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जिनसुंग को बचाना और उसके लिए हमें यामा की हेल्प चाहिए। लेकिन बैम कहता है नहीं, हम अपने मास्टर को तो बचाएंगे लेकिन साथ के साथ डैंगलिंग को भी फ्री करेंगे, हम दोनों ही चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन बैम और कौन अभी भी इसी बात पर झगड़ रहे होते हैं कि दोनों में से कौन सी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन चिविशु उनको कहता है कि गाइस लड़ना बंद करो, हमें अपने दिमाग को एक साथ यूज़ करके कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि हम ज़्यादा अच्छी डील यामा के साथ कर सकें। लेकिन ब्लैक कहता है कि ये ब्लू टर्टल पागल है और कौन से बहुत इन तीखी नज़रों से देखता है। लेकिन तभी रूम में क्राका आ जाता है और बैम से पूछता है मैंने सुना कि तुम डैंग को वापस लेके आ गए। क्राका एकदम से यहाँ देख के चिविशु डर जाता है, हम उसके फेस पे देख पाते हैं और मन में सोचता है कि जितनी बार मैं इसे देख लूँ मैं हर बार डर जाता हूँ। लेकिन क्राका बैम से पूछता है कि डैंग कहाँ है। इसके जवाब बैम से बताता है कि वो वॉरशिप में आराम कर रहा है और सच बताए तो बैम चाहता है क्राका उसे ना देखे। लेकिन क्राका इस बात का बुरा नहीं मानता, वो बैम को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लॉर्ड यामा की मदरशिप में जा पाएंगे और बस हमें यामा को किसी भी तरह अपने साथ काम करने के लिए मनाना होगा। और इसी साथ क्राका रूम के साथ बाहर जाने लगता है और बैम को और कुनो कहता है कि तैयार हो जाओ, हम यामा से मिलने जा रहे हैं। वहीं बैम का फेस काफ़ी चेंज हो जाता है जिसे देखकर कौन कहता है क्या वो बैम। जिसके जवाब में बैम से बताता है कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ क्राका के साथ काम करने के लिए, क्योंकि इसने मेरे दोस्तों के साथ जो चीज़ें की हैं उससे मैं अभी तक बोल नहीं पाया हूँ। लेकिन चिविशु बैम और कौन दोनों ही कंधों पे हाथ रखते हुए मजाक करते हुए कहता है इन सभी डार्क स्टफ को पीछे छोड़कर हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम कैसे डैंग को आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन कौन अब चिविशु से भी झगड़ने लगता है और कहता है कि हमें बस डैंग को यामा को दे देना चाहिए। लेकिन चिविशु कौन से कहता है कि तुम तो यार लाइट बियरर हो, तुम्हें केस के अंदर सब पता लगा लेना चाहिए और उसके बाद हम प्लान बना सकते हैं। वहीं बैम कौन को ये कहता है कि तुम्हारे पॉइंट में दम तो है, लेकिन मैं इस चीज़ से भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि यामा अगर मुझे अपना इक्वल ना समझे तो हो सकता है कि परेशानी में पड़ने के बाद वो हमें धोखा भी दे सकता है और उसके बाद मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी खतरे में पड़ सकते हैं और इसीलिए हमें कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही होगा। ठीक पुराने दिन की तरह जहाँ तुम अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे और मैं उसे एग्जीक्यूट करता था। उसके कुछ समय बाद हम सभी को डैंग के रूम में देख पाते हैं जहाँ कौन डैंग से कैनिंग टूथ फेस्टिवल के बारे में पूछ रहा होता है। जहाँ डैंग उन्हें बताता है कि लॉर्ड यामा कैनिंग टूथ फेस्टिवल में डैंग को मेन इवेंट बनाना चाहते हैं जो कि कल से शुरू होने वाला था। लेकिन चिविशु उससे पूछता है कि कैनिंग टूथ फेस्टिवल आखिर है क्या जिसके बारे में इतना सुन रहे हैं और यामा को ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डैंग उन्हें बताता है कि कैनिंग टूथ फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा त्योहार है कैनिंग लोगों के लिए और इसे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि लॉर्ड यामा ने पुराने समय एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को हराया था और अपने लोगों की जान बचाई थी। कहते हैं कि वो मॉन्स्टर अभी भी केज में कहीं सो रहा है और उसके 3 बहुत बड़े दांत उस मॉन्स्टर का सिंबल है। और इस त्योहार में यामा के गैंग के लोग आपस में लड़ाई करते हैं ये दिखाने के लिए कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और माना जाता है कि उस मॉन्स्टर को ये देख के उसकी आत्मा को काफी शांति मिलती है। और इस त्योहार का सबसे मेन इवेंट होता है फैंग स्टीलिंग सेरेमनी, जिसमें इस दांत को चुराया जाता है और डिफेंड किया जाता है गैंग के द्वारा। मेरे जैसे रगरैट को चूज किया जाता है इस कैनिंग टूथ फेस्टिवल का स्टार बनने के लिए, जिसका काम होता है इस बड़े से दांत को चुराकर एक केस से बाहर बच के निकलना। और गैंग के बाकी लीडर का काम होता है डिफेंस और ऑफेंस की टीम में बंटकर इस दांत को बचाना या उसको चुराना। और अगर एक टीम इसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाती है और ये फैंग या आधी रात तक गिफ्ट कर देती है तो फेस्टिवल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ त्योहारों से ऐसा हो रहा है कि कोई भी इस फैंग को डिफेंड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि फ्यूचर में कोई भी डॉग रैंकर नहीं बन पाएगा। जिसे सुनकर कौन ये समझ जाता है कि डैंग की जरूरत यामा को क्यों है और वो क्यों डैंग का यूज़ करके इस फेस्टिवल में उसको मेन इवेंट बनाना चाहता है और अपने लोग को वापस से एक साथ लेकर आना चाहता है। वो चिविशु को ये भी बताता है कि केज में रहने वाले लोग के बहुत ही ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और चिविशु ये भी कहता है कि अगर ऐसा है तो डैंग को यामा किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। लेकिन कून कुछ और ही सोच रहा होता है, वो इस फेस्टिवल के बारे में सोच रहा था कैसे यहाँ ऑफेंस और डिफेंस की काम करता है और कून और बैम इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। कून ये सब करने में फक की मदद तो नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिनसुंग को भी बचाना चाहता है और इसीलिए वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी खत्म करके फक के साथ अपनी सारी रिश्ते खत्म करना चाहता है। वहीं बैम को लगता है कि उन्हें फक के साथ आगे भी काम करना पड़ेगा और इसीलिए कून चाहता है कि उन्हें पहले मूव करके ये दिखाना पड़ेगा कि बॉस आखिर कौन है और यहाँ पे सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है। और फक में उनका एक स्पॉट भी क्लियर हो जाएगा ये चीज़ करने से और इससे उसे फक के लिए खतरा भी नहीं रहेगा, ताकि पहले की तरह उसके दोस्तों को कोई किडनैप करके उससे कोई ज़बरदस्ती अपना काम करवाए। और कून हंसते हुए ये भी कहता है कि मैं उतना बड़ा दोस्त भी नहीं हूँ कि जरूरत पड़े एक दोस्त की मदद ना कर सको। वहीं बैम इवांकोल को फ़ोन पे सारी चीज़ें बताता है कि कैसे उसने डैंग को ढूंढा और वो यामा से मिलने जा रहे हैं। वहीं इवांकोल ये भी बताता है कि वो जिस चीज़ के लिए गया था, जिस मिशन पर, जिस आदमी से मिलने के लिए, वो व्यक्ति गस इनके साथ मिलने के लिए तैयार है और वो भी इनके साथ काम करके जाट की आर्मी को हराना चाहता है और वो यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म करके जल्दी वापस आने वाला है। और सारी बातें सुन के इवांकोल एक बार लास्ट में कंफर्म करता है कि क्या तुम सच में यामा से फाइट करने वाले हो अगर वो डैंग को जाने नहीं देगा।
ये सुनकर बैम हाँ कहता है और इवांकोल कहता है कि हानसेंग ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, यू क्रेजी बास्टर्ड। तुम सही में कोई बहुत ही पहुंची हुई चीज़ हो जो तुमने पहले फग ज्वाइन किया सिर्फ अपने मास्टर को बचाने के लिए, और अब तुम फग में एक बहुत ही बड़े बड़े मेंबर्स को हिला के रख देना चाहते हो, और शायद इसीलिए हमारे मास्टर ने तुमको चुना। वही स्टोरी फोकस करते यामा उसके दोनों आदमियों पे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपने आदमी से पूछता है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो गार्डो? आखिर तुम्हारा बेटा बहुत टाइम बाद केज में वापस आ रहा है। और यहाँ में पता चलता है कि यामा का सेकंड सबसे पावरफुल आदमी डैंग डैंग का पिता है, जिसका नाम गार्डो है। वहीं यामा अपने दूसरे दो आदमियों के बारे में ही पूछता है, जिनमें से एक कुल्डन और दूसरा जॉर्डन होता है। इसके बारे में गार्डो बताता है कि वो दोनों कैरिंग टूथ फेस्टिवल में जीतने के लिए प्रैक्टिस करने गए हैं। और वहीं गोल्डन और जॉर्डन को हम फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि दोनों अपर रैंकर हैं। गोल्डन जहाँ नंबर 6 पे आता है, वहीं जॉर्डन नंबर 8 पे आता है। यहाँ भी इन दोनों को देख के काफ़ी खुश होता है कि ये पूरे मजे ले रहे हैं। और इस बार का कैनिंग टूथ फेस्टिवल बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्लेयर कैंडिडेट कराका भी उन्हें देख रहा होगा, और इसी के साथ फग के एल्डर के इन्वॉय भी आने वाले होते हैं। और इसीलिए यामा गार्डो को ऑर्डर देता है कि हमें उन्हें अपना सबसे अच्छा दिखाना होगा, जिसे गार्डो भी एग्री करता है, लेकिन उससे पूछता है कि हम उस इन्वॉय का क्या करें जो यहाँ बहुत ही जल्दी आने वाला है। जिसके जवाब में गार्डो को किसी और को भेज देने के लिए कहता है, ताकि वो उनका स्वागत कर सके, क्योंकि उसके लिए डैंग डैंग ही सबसे पहले था। लेकिन यहाँ अपने मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर फग का एल्डर यहाँ पे क्या कर रहा है। पर इसी के साथ तो गार्डो को ऑर्डर देता है कि कराका को यहीं दरबार में लेकर आना, डैंग डैंग के साथ, मैं यहीं मिलूंगा। और इसके कुछ समय बाद ही कराका की शिप यामा के केज के ऊपर लैंड कर जाती है, जहाँ पे गार्डो इनके स्वागत के लिए खड़ा होता है। और गार्डो कराका को देखकर उसके सामने झुककर कहता है, आपसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन कराका से कहता है कि डैंग डैंग अभी भी शिप में ही है, क्योंकि वो उसे ऐसे ही यामा को नहीं दे सकते, क्योंकि वही उनका हुक्म का इक्का है, जिसका यूज़ करके यामा से मदद मांगना चाहते हैं। और कराका गार्डो को ये भी कहता है कि हम समझते हैं कि तुम उसके पिता और उसे देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ भी परेशानियों को समझना चाहिए। ये सुनकर गार्डो यस में सर हिलाता है और उसे कहता है कि चलिए मैं आपको यामा के तक ले चलता हूँ। वहाँ पहुँचकर गार्डो यामा से कहता है कि मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ ज्यूल ग्रेस और स्लेयर कराका। यामा कराका से पूछता है कि बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए, लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा स्लेयर कैंडिडेट, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना बहुत कुछ है। और मैंने डैंग डैंग को तुम्हारे साथ क्यों नहीं देखा? मैंने तुम्हें कहा था कि डैंग डैंग को यहाँ लेके आओ। लेकिन कराका यामा से माफ़ी मांगते कहता है कि डैंग डैंग को हम अभी यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन हम प्रूफ के लिए आपको एक उसकी वीडियो दिखा सकते हैं कि वो हमारे पास ही है, और हम उसे यहाँ ले आएंगे जैसे आप हमें प्रॉमिस कर दोगे कि आप हमारी मदद करोगे जाट की आर्मी से लड़ने में। वहाँ साथ ही करे गार्डो और उसका थर्ड आदमी भी देख पाता है कि डैंग डैंग अभी वैसा ही दिखता है जैसा वो बचपन में दिखता था। गार्डो मन में सोचता है कि बहुत ही अच्छा फाइटिंग डॉग बनने वाला है। ये देखकर यामा कराका से कहता है, ठीक है, जब तक तुम बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ नहीं मानते मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा। ये सुनकर कराका कहता है कि हम चाहते हैं कि, लेकिन तभी बैम बीच में उस बात को टोकर कहता है, नहीं, पहले मैं ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम डैंग डैंग को तुम्हें दे तो तुम्हें ऐसा आज़ाद होने की प्रॉमिस हमसे करनी होगी। ये सुनकर कराका शॉक हो जाता है और उसे टोकता है, ये क्या कह रहे हो तुम? यामा भी कंफ्यूज होकर पूछता है, प्रॉमिस? किस चीज़ का प्रॉमिस? जिस पर बैम उसे कहता है कि हमने सुना कि तुम डैंग डैंग को अपना एक फाइटिंग डॉग बनाना चाहते हो, जबकि डैंग डैंग एक फ्री बन के एक रेगुलर की तरह टावर पे चढ़ना चाहता है, वो तुम्हारा फाइटिंग डॉग नहीं बनना चाहता, और इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम उसे आज़ाद कर दोगे एक बार हमने तुम्हें डैंग डैंग को दे दिया तो। वहाँ खड़े सारे रैंकर बैम को बहुत ही तीखी नजर से देखने लगते हैं। कराका को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कह रहा है। ये सुन के यामा अपनी रास याजन से उठता है और एक ही पल में सीधे बैम के आगे खड़ा हो जाता है। यामा अपना हाथ बैम के सर की तरफ करके उससे पूछता है कि दोबारा कहो, तुमने मुझे क्या कहा डैंग डैंग के साथ करने के लिए? एक तरह की वार्निंग होती है बैम के लिए कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो यामा उसका सर कुचल के रख देगा। लेकिन बैम बिना डरे उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डैंग डैंग को आज़ाद करो। मैंने तुम्हारा पूरा इलाका देखा जब मैं डैंग डैंग को लेने गया था। मैंने देखा कैसे कॉम्बैट डॉग बिना किसी सेंस के तुम्हारे लिए लड़ते हैं, तुम्हारे सारे ऑर्डर्स को मानते हैं। तुमने इसी तरह अपने गैंग को बनाया है, जैसे वो सारे तुम्हारे नौकर हो और सिर्फ तुम्हारी बात मानने के लिए ही पैदा हुए हो। बैम ये भी कहता है कि मुझे समझ में आता है कि तुमने गैंग को इसी तरह और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है, लेकिन ऐसी फोर्सफुल लीडरशिप की वजह से एक टाइम पर आने के बाद डैंग डैंग जैसे लोग तुमसे भागने लगते हैं। तुमने उनसे उनकी आज़ादी छीनकर उन्हें हर एक ऑर्डर को मानने के लिए मजबूर कर रखा है। मैं इन चीज़ों से भी कोई मतलब नहीं कि फक को किस चीज़ से खतरा है और किससे नहीं। तुम किसी गॉड से ज़्यादा एक ठग लगते हो। ये सुनकर यामा गुस्से से बैम से पूछता है, तो क्या तुम यहाँ मरने आए हो? लेकिन बैम कहते नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मनाने आया हूँ। ठीक इसी समय केज के दूसरे गेट पर एल्डर का एनवॉय आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा ब्लैक बॉक्स लेके आता है साथ में, जिसके ऊपर 6 आंखें बनी होती हैं, जिसके साथ उसके कुछ साथी भी आते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि एप्पल, माइकल और उनका एक खास वेपन होता है, जिसका खतरनाक फेस हम थोड़ा सा देख पाते हैं। टारो गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम बेलोड यामा के और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।